हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली सबसे लेट मून नाइट के एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन के बारे में, जिन डिटेल्स को डेफिनेटली आपने इस एपिसोड को देखते वक्त पूरी तरीके से मिस कर दिया होगा, क्योंकि डिटेल्स ही इतनी सारी है जिन सभी पर बात करना तो बनता ही है। इसलिए अब इतनी देर के बाद आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। लेकिन इस इंट्रो के बाद जिससे पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत लायला के कैरेक्टर को दिखाकर की जाती है, जो इजिप्ट जाने के लिए अपने फेक पासपोर्ट को बनवा रही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर उसके कैरेक्टर से लेकर स्टीव की 2 पर्सनैलिटी के बारे में भी जानने मिलता है उसके नजरिए से, जिसका पूरा इफेक्ट हमें इसके तीसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि लायला ज्यादातर तो अट्रैक्ट मार्क से नहीं बल्कि स्टीव की पर्सनैलिटी से है, जो लायला की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। इनफैक्ट ये पर्सनैलिटी मार्क की लायला के प्यार की वजह से ही बनी है, जिसमें लायला को जो कुछ भी पसंद है वो सारी की सारी चीजें स्टीव करता है। यानी कि लायला के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी जैसा लायला को चाहिए। और इसके पूरे इफेक्ट हमने इसके पहले के 2 एपिसोड में देख लिए हैं, जिसके बाकी रिमेन्स हमें इसके आगे के एपिसोड्स में दिखा दिए जाएंगे। लेकिन अभी के एपिसोड से तो ये बात साफ हो जाती है कि लायला मार्क से नहीं बल्कि स्टीव से ज्यादा अट्रैक्ट है। और अब स्टीव की कहानी से हटकर लायला पर आए तो सिर्फ इस कैरेक्टर का नाम ही चेंज किया गया है कॉमिक बुक से, क्योंकि कहानी के हिसाब से ये कैरेक्टर मून नाइट की यूनिवर्स की मार्लिन ही है, जो की कॉमिक बुक में अपने पिता के साथ एक जर्नी पर निकली थी, जो प्रोफेशनली अपने पिता की ही तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थी। जिसके बाद उन पर हमला मून नाइट की कॉमिक बुक का विलन बुशमैन करता है, जिसका साथ वहाँ पर मार्क भी दे रहा होता है। और फिर उसके बाद वो उनके अगेंस्ट होता है, जिसके बदले में बुशमैन मार्क को अधमरा कर वहीं पर छोड़ देता है। और बाकी की क्रिएट की गई मार्वल की हिस्ट्री है, जिसके बाद वहाँ पर मार्क की मदद कॉन्शू के स्टैचू कह लो या फिर गॉड ने की थी। जिसके बाद मार्वल की कॉमिक बुक में जन्म हुआ था मून नाइट के कैरेक्टर का। और सीरीज में भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट की डेथ का हिंट दिया गया है, वो भी तब जब स्टीव को पकड़कर 2 एजेंट्स अपने साथ ले जा रहे होते हैं। यानी उस इवेंट में स्टीव कह लो या फिर मार्क को उसकी पावर मिली थी, जिस दौरान कुछ आर्कियोलॉजिस्ट भी मारे गए थे। और अभी के लिए तो थियरी यही लगाई जा रही है कि मार्क ने ये सब कुछ कॉन्शू के कहने पर किया होगा, वो भी तब जब लायला के पिता को वो स्कैरब मिला होगा। और कॉन्शू नहीं चाहता कि वो स्कैरब किसी भी गलत हाथों में पड़े, ऐसे में बेगुनाह भी मारे जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिलहाल के लिए तो ये बस एक थियरी ही है, जिस पर मैं उतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर इसे छुपा कर रखा गया है बाकी के एपिसोड्स के लिए, जो डेफिनेटली मार्क की ओरिजिन भी बताएगा और मून नाइट की भी, और ये बात भी कि उस सिचुएशन में वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मारे गए, और बचा तो सिर्फ और सिर्फ मार्क, जिसके बारे में भी मार्क को पता है, लेकिन वो खुलकर लायला को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन आर्थर के आने से लायला को कहीं ना कहीं शक तो होने ही लगा है, जिसकी बातों को मार्क बहुत ही आसानी से टाल देता है कि वो बातों से लोगों को फंसाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। बाकी अब इस सिचुएशन की डिटेल पर और बात उस सीन के आने पर करेंगे। जिसके बाद आ जाते हैं फिर से लायला की पासपोर्ट की सिचुएशन पर, जिसे इशू करने की तारीख 2019 की है। और अब इसी तारीख को यहाँ पर क्यों चुना गया है, तो उसके भी पीछे का काफी एमसीयू का स्मार्ट रीजन भी जान लेते हैं, जो कि थैनोस ही है, जिसके फिंगर स्नैप और हल्क के फिंगर ब्लिप के बाद जो लोगों की संख्या थी वो एकाएक बढ़ गई थी, जिससे सरकार को चीजें मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम चला गया। यानी कि उस हिसाब से ये फेक पासपोर्ट लोगों की नजर में बहुत ही ज्यादा कम आएगा, जिसकी रिसर्च करने में भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा टाइम भी लग जाएगा। यानी कि ये साल 2019 की तारीख उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जो लोग एक हिसाब से गोलमाल कर कई सारी चीजें गवर्नमेंट से छुपाना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है कि वो सभी लोग पूरी तरीके से कामयाब भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर उन पर आते आते वो सभी अपना काम कर भी निकल चुके होंगे, जिसके चलते मेट्रोपोल जैसी सिटी का भी एमसीयू में जन्म हुआ है। और हाँ, लायला जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का भी, जो एंटीक चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करती है। और ब्लैक मार्केट अभी के लिए तो काफी बड़ी एमसीयू के यूनिवर्स में मेट्रोपोल ही है, और शायद इसी के चलते उसने जो काम किए थे इजिप्ट में वो वहाँ से भाग आई। लेकिन अब अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो फिर से रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन अब इन सब में उसका कनेक्शन मेट्रोपोल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में एज ए रेफरेंस यानी कि ईस्टर एग फैंस को सर्व किया जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यानी कि ग्राउंड के भी एमसीयू के यूनिवर्स को बिल्ड करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और फिर उसके बाद लायला की बाकी सिचुएशन में अपने पासपोर्ट को बनाकर उस सिचुएशन से निकल जाती है, जहाँ से निकलने से पहले हम देखते हैं कि वो लेडी जो पासपोर्ट बनाती है, जिसका नाम लगोरा है, वो लायला की बहुत ही ज्यादा केयर करती है और नहीं चाहती कि वो आगे और कोई बड़ी मुसीबत में पड़े। बाकी ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन लायला के कैरेक्टर के लिए, उसका पता तो मून नाइट के बाकी एपिसोड्स को देखकर चलेगा, या फिर अभी के लिए इसे बस एक बड़ी सी मिस्ट्री बनाकर ही छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम आर्थर और उसके पूरे के पूरे क्रू को इजिप्ट के डेजर्ट में देखते हैं, जो लोग अमित की लोकेशन को स्क्रैप की मदद से ढूंढने में कामयाब होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट एग्जैक्ट डायरेक्शन फिलहाल तो उन्हें उस लोकेशन पर बिल्कुल भी नहीं मिला है। और इसी के साथ साथ आर्थर को ये भी पता चल गया है कि मार्क भी यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आया है कॉन्शू के कहने पर, जिसके यहाँ पर होने का डर उससे बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ मार्क की सिचुएशन पर आए तो आर्थर के लोगों को पकड़कर यही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि असल में डिगिंग का काम कहाँ पर चल रहा है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में लगने से पहले ही हम देखते हैं कि स्टीव बीच में आकर इंटरप्ट करता है और मार्क की बॉडी का पूरा कंट्रोल खुद के अंदर ले लेता है।
है, जिसके बाद वो सीधे हमें एक टैक्सी में बैठा हुआ दिखाया जाता है जो यहाँ से सीधे अपने घर ही वापस जाना चाहता है। लेकिन मार्क फिर से कंट्रोल लेकर उस टैक्सी से उतरता है और फिर से उन गूंज का पीछा करना शुरू कर देता है, जो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर से उनके हाथ आने के बाद सिचुएशन फिर से बदलती है और स्टीव की वजह से उसे वो गूंज बेहोश करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि मार्क पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, या फिर शायद से स्टीव, जिसकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल भी रिवील न करते हुए यही बताया जाता है कि उन दोनों में से ही किसी ने उन दोनों गूंज को मार दिया है, जिनमें से वो लड़का बचा हुआ है जिसे कॉन्शु के कहने पर मार्क पहाड़ की चोटी की तरफ खड़ा कर देता है ताकि वो उसे डिगिंग साइट का पता बता दे। बट वो लड़का भी अपना मुंह नहीं खोलता और खुद का सेक्रीफाइस अमित के नाम पर दे देता है, जिसके मरने पर मार्क को दुख भी होता है। और हम यहाँ पर कॉन्शु का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड सा देखते हैं, जिसे देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि कहीं न कहीं इन सब के पीछे कॉन्शु ही है, जो मार्क के दिमाग को कंट्रोल कर उससे इतनी सारी ब्रूटल किलिंग करवाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, कॉन्शु अपने मकसद में किसी भी कीमत में कामयाब होना चाहता है और मार्क उसके लिए काफी परफेक्ट जरिया है, जिसके वीक माइंड में घुसकर वो उससे चाहे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये एक थियरी नहीं बल्कि इसके अलावा एक और जबरदस्त थियरी या फिर कहूँ फुल प्रूफ प्लानिंग एमसीयू वालों की मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी को भी रिवील करना है, जिसे एक तरीके से फिलहाल तो अभी के लिए एज ए विलेन हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। यानी वो कोई भी काम जो मार्क और स्टीव करने से डरते हैं वो उसकी थर्ड पर्सनैलिटी बिना डरे ही कर जाती है। और ये नाम कॉमिक बुक के ही कैरेक्टर जेक लॉकली के कैरेक्टर का रहेगा, जो कॉमिक बुक में भी काफी ज्यादा वायलेंट है। और उसी की आइडेंटिटी जेक लॉकली से मिस्टर नाइट की बनती है कॉमिक बुक में, जिसे फिलहाल तो यहाँ पर स्टीव को देकर फैंस को थोड़ा बहुत निराश किया गया है। लेकिन हो सकता है कि जेक की पर्सनैलिटी में कुछ काफी ज्यादा खास छुपा कर रखा गया हो, ताकि फैंस उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो। यानी आगे चलकर मून नाइट की सीरीज में मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनेगी, और शायद इसी पर्सनैलिटी के चलते मार्क ने वो सब किया जो वो करना नहीं चाहता था, जिसमें शायद से लायला के पिता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही बनता है कि बिना बाकी के एपिसोड्स देखे कुछ भी जजमेंट दिया नहीं जा सकता। बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, जिसमें ये थियरी भी अभी के लिए तो काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है। जिसके बाद आ जाए फिर से शो पर, तब उन लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय बाकी दूसरे गॉड्स को नाराज करने के। इसी बात को सामने रखकर कि अमित का अवतार उसे आजाद कराने के लिए निकला हुआ है, जिसकी बात सुनकर कॉन्शु इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है और चांद में एक बड़ा सा ग्रहण लगाकर सारे देवताओं का ध्यान खुद की तरफ खींच लेता है, जिनके गेट टुगेदर या फिर कह लो ग्रुप्स को इनिट्स भी कहा जाता है। और इससे अगर उन सभी इजिप्शियन गॉड्स को गुस्सा आ गया तो वो लोग इसकी सजा भी देते हैं, जिस बारे में कॉन्शु मार्क को बताते हुए यही कहता है कि इस सुनवाई में अगर कोई भी रिजल्ट प्रॉपर निकल कर नहीं आता है तो उसे वो लोग एक पत्थर का स्टैचू बना देंगे। लेकिन कॉन्शु उन सब की परवाह न करते हुए ऐसा करता भी है और सारे देवताओं का ध्यान खुद की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में कॉन्शु नहीं बल्कि उसका अवतार यानी कि मार्क जाएगा। जिन सभी की मीटिंग एक्चुअल में गीजा पिरामिड के अंदर होती है, वो भी एक डोर के पोर्टल खुलने से, जिसमें एंटर करते ही वो लोग सीधे गीजा प्लेनेट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर मार्क नहीं बल्कि स्टीव बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसने फाइनली हिस्ट्री में एक और नया लेसन सीख लिया है कि गीजा पिरामिड अंदर से दिखता कैसा है। बाकी इन गॉड्स को देखकर जो एमसीयू फैंस के दिमाग में एक चीज चल रही है और डेफिनेटली यही है कि थैनोस जैसे थ्रेट के आने के बाद भी ये सारे के सारे गॉड सोते क्यों रहे, और उसका एक्सप्लेनेशन हमें इटर्नल्स फिल्म में दिया गया था और यहाँ पर भी हमें उसकी झलक सुनने के लिए मिलती है, जो डेफिनेटली लेजी राइटिंग का ही एग्जाम्पल सेट करती है, यही बताते हुए कि ह्यूमंस के किसी भी कांड में गॉड्स बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी इजिप्शियन गॉड्स को ह्यूमन ने अबेंडन कर दिया था। वेल ये एक्सक्यूज मुझे समझ नहीं आता है कि इतना बचकाना है, लेकिन फिर भी इसे मार्वल की तरफ से इस बार दूसरी बार यूज किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो ह्यूमंस की सिचुएशंस में थैनोस जैसा बंदा निकल कर आया था, जिसने वर्ल्ड क्या पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही गायब कर दिया था। बट फिर भी एक काफी सिंपल सा रीजन, अगेन कहूंगा, इन्हें बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन आई होप एमसीयू वालों की तरफ से इसकी भी प्रिपरेशन फ्यूचर के लिए कर रखी गई होगी, ताकि आगे चलकर इस तरीके के एक्सक्यूज लेजीनेस के साथ बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किए जाए। बाकी अब इन इजिप्शियन गॉड की बात करें तो इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को ज्यादातर तो मून नाइट की कॉमिक में नहीं बल्कि थॉर की कॉमिक में कई बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिन डिटेल्स पर फिलहाल तो मून नाइट के कुछ ही एपिसोड्स को देखकर जजमेंट नहीं दिया जा सकता। इसलिए बाकी के एपिसोड्स में जब तक कई सारी डिटेल्स रिवील नहीं होती इन्हीं इजिप्शियन गॉड से रिलेटेड, तब तक के लिए ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक हिंट या फिर कह लूं फैंस की तरफ से की गई कई ज्यादा बड़ी कंफर्मेशन के बारे में, तो ये कंफर्मेशन बेस्ट यानी कि ब्लैक पैंथर के गॉड की है, जो फिलहाल तो इंडियंस की इस मीटिंग में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमें वहाँ पर 9 की जगह सिर्फ 5 ही गॉड दिखाए गए हैं, जिनमें से एक यानी कि छठा बेस्ट हो गया और बाकी के 2 शायद एमित और कॉन्शु हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक गॉड मिसिंग है, जिसकी अगेन यहाँ पर डिटेल के तौर पर कुछ भी निकल कर नहीं आया है। बट ज्यादातर तो चांसेस एबनेस के ही माने जाते हैं, जिसके ईस्टर एग या फिर कहो सर्वेंट को जैकल के तौर पर एमित को सर्व करते हुए देखा है। बट जैकल अलग है और एबनेस भी, जिन चारों के नाम से इन इजिप्शियन गॉड्स की एमसीयू की नौ प्रेजेंटेशन बिल्कुल कंफर्म होती है। लेकिन अभी तक सीरीज के अकॉर्डिंग हमें 5 ही ऑफिशियल गॉड दिखाए गए हैं जो एडेन के ग्रुप का हिस्सा है, जिनमें अभी के लिए तो शू, गेब, एबनेस,
अमित और कॉन्शु बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और जो शामिल है उनकी स्टीव की कंफर्मेशन के हिसाब से है, जो पहले एपिसोड में वो हमें एज ए नॉलेज देता है पूरे 7 गॉड के नाम के साथ। तो उनमें से 2 गेब और शू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी जो एक्चुअल में 5 मेंबर है तो ये नाम हॉरिस, ईसिस, टीफन, हाथर और ओरिसिस का है। और बाकी इजिप्शियन गॉड के नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनसे आप गेस कर सकते हो कि इस यूनिवर्स में टोटल 9 नहीं बल्कि 15 गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जो फिलहाल तो अपने पिरामिड साइट्स के पॉकेट डायमेंशन में ही रहते हैं, और वहीं से वो लोग अपना कंट्रोल अपने अवतार पर रखकर यही देखते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, जिसमें वो लोग अगेन एमसीयू की लेजी राइटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, और ना ही कॉन्शु की इतनी ज्यादा सुनते हैं, जिससे कभी कभी मुझे शक होता है कि कॉन्शु इनके ग्रुप का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था, जिसका अमित भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हुए उसे उसी की बुलाई गई मीटिंग में गिल्टी भी साबित करता है, जिससे पहले हमें वहाँ पर हथौर की अवतार गैजिल भी नजर आती है, जिसकी बातों से हमें ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि कॉन्शु और हथौर की रिलेशनशिप अच्छी खासी चली थी, जिससे कॉन्शु ने मुंह मोड़ लिया है, इसलिए वो शायद इसके बारे में डिस्कस मार्क से बिल्कुल भी नहीं करता। और फिर उसके बाद उसके ट्रायल में खुद कॉन्शु की ही नहीं सुनी जाती, बल्कि उसके एक्स अवतार यानी कि ऑथर को बुलाया जाता है, जो अभी अमित को सर्व करता है, तो वो लोग उसकी बात पर ज्यादा बिलीव करते हुए अगेन कहूंगा कॉन्शु को बिल्कुल ही साइड रख देते हैं, जो वहाँ पर सभी गॉड को यही ताना मारता है कि उन सभी ने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी भी ह्यूमैनिटी से अपना मुंह नहीं मोड़ा। इसलिए वो यहाँ पर अमित पर संगीन आरोप लगाता है, यानी कि उसके अवतार पर, कि वो यहाँ पर अमित को आजाद करवाने के लिए आया है, जिसका रीजन वहाँ पर ऑथर यही देता है कि वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया है, और गेस व्हाट, गॉड्स उसकी बात पर भरोसा भी करते हैं, और जिसने ये मीटिंग रखी थी उसी के खिलाफ सारे गॉड्स उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि आर्थर के ट्रायल के बाद वो लोग कॉन्शु से नहीं बल्कि सीधे मार्क से उसके बारे में पूछते हैं, जो कुछ भी दलीलें आर्थर ने अपने बचाव में प्रेजेंट की है कि कॉन्शु ने एक ऐसे अवतार को चुना है जिसका खुद का दिमागी संतुलन ठीक नहीं, लेकिन ऐसी हालत में भी मार्क सच कहते हुए यही कहता है सारे के सारे गॉड्स पर कि आर्थर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बट फिर भी उसकी बात वो सारे के सारे गॉड्स बिल्कुल भी नहीं सुनते। लेकिन उनमें से एक यानी कि एजिल कहीं न कहीं मार्क की बातों से कनेक्टेड है, जिसके बाद वो उसे मीटिंग खत्म हो जाने के बाद अकेले में यही बताती है कि अमित की लोकेशन अगर असल में किसे पता है तो वो शैनफू नाम का बंदा था, जिसकी सैक्रिफिस पर वो लोकेशन अब भी मौजूद होगी। और फिर यहाँ से इन सभी का काम यानी कि मार्क से लेकर आर्थर तक का काम शैनफू के सैक्रिफिस को ढूंढने का है, और उस मैप को भी जिस पर अमित की छुपाई गई लोकेशन दर्ज है, लेकिन मार्क को वहाँ पर कोई भी लोकेशन बताने के लिए रेडी नहीं है, जिसके बाद उसकी मदद लायला सीधे आकर करती है, जिसे देखकर मार्क यही कहता है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब उसके कैरेक्टर को इंडियाना जोन्स बनाकर प्रेजेंट किया गया है, तो फिर वो इन सब में पीछे कैसे हटेगी। और ऊपर से उसे कई सारे ठिकानों के बारे में भी पता है कि एंशिएंट चीजों को कहाँ रखा और बेचा जाता है, जिसमें अब उनकी ये जर्नी उन्हें सीधे एंटन मोगार्ट के पास ले जाती है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले गैस्पर्ड उलिट ने प्ले किया था, जो कि अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट में चल बसे है। लेकिन ये नाम मार्वल की कॉमिक बुक में पुराना नहीं बल्कि इसके अलावा मिडनाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एंटीक चीजें जमा करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, और वैसा ही शौक हम इस कैरेक्टर को भी लिए हुए देखते हैं, जिसका कनेक्शन पास में लायला के साथ साथ मेट्रोपोल से भी जुड़ा हुआ है, और इसकी डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि काले कारनामों की चीज यानी कि एंटीक चीज मेट्रोपोल में ही ज्यादातर तो मिलती है, जिसे अभी के लिए तो शेरन कार्टर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। लेकिन इन सब सिचुएशन के पहले हमें लायला और मार्क के बीच की कन्वर्जेशन भी दिखाई जाती है, जिसमें हमें यही पता चलता है कि लायला अब मार्क से ज्यादा स्टीव को पसंद करने लगी है, जिसके और हिंट हमें आगे दिए जाते हैं, इसलिए अब उस पर आगे बात करेंगे। और अभी के लिए आ जाते हैं फिर से एंथोन मॉर्गेट की सिचुएशन पर, जो लायला को मार्क के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए उसका रिएक्शन मार्क को लेकर ज्यादातर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी लायला के कहने पर वो उसे शैनफू के सैक्रिफिस के पास जाने देता है, जहाँ से वो मैप को देखकर स्टीव की मदद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिस पर पहले तो स्टीव ना करता है, लेकिन ज्यादा कन्विंस करने पर वो मान भी जाता है। लेकिन इन सबके बीच अगर किसी का दिमाग खराब होता है तो वो एंटोनियो मॉर्गेट ही होता है, जिसके बाद वो उनकी इन्वेस्टिगेशन को रोकते हुए जैसे ही उनका काम तमाम करने वाला होता है तो वहाँ पर आर्थर भी पहुँच जाता है अच्छे खासे ऑफर के साथ, जिसके बाद वो लायला को उसके पिता के बारे में भी बताता है, जिस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में लायला के अलावा एंथोनियो मॉर्गेट भी आ गया है, जिसे मैनिपुलेट करके वो शैनफू की सोल को अमित की छड़ी में कैद कर लेता है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस मैजिक का कलर यूज किया जा रहा है, एमसीयू ने उसकी डिटेल पहले ही दे दी है कि पर्पल लाइट एज ए इविल ही यूज की जाती है, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी पावर्स इजिप्शियन गॉड ज्यादातर तो यूज करते हैं, इस छोटे से व्हाइट के हिंट के अलावा ज्यादातर तो पर्पल पावर को यूज कर वो डार्क मैजिक है, जिसकी ज्यादा डिटेल तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म को देखकर ही मिलेगी। और उस सिचुएशन में जिस तरीके से कॉन्शु कमांड मार्क को दे रहा था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो सीधे सीधे मार्क से नहीं बल्कि अब उसकी तीसरी पर्सनैलिटी जेक से बात कर रहा है, जिसे फिलहाल तो वहाँ पर मार्क बिल्कुल भी हावी नहीं होने देता, क्योंकि कंट्रोल उसके पास है, इसलिए वो कंट्रोल लेते हुए वो अच्छे मौके का इंतजार करता है और सभी की नजरों से हटते हुए खुद को मून नाइट में ट्रांसफर भी कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर एमसीयू वाले सीजीआई से लेकर आर रेटेड की सिचुएशन से बचते हुए एक ठीक ठाक सा एक्शन ही देते हैं, जिसे देखकर मून नाइट के डाई हार्ड फैंस तो बिल्कुल भी खुश नहीं
होंगे, लेकिन फिर भी काम चलाने के हिसाब से एक्शन ठीक ठाक से थे, जिसमें बस हमें देखने को यही मिलता है कि माँ कैसे कॉन्शु के दिए हुए उस कॉस्ट्यूम से खुद को हील भी करता है, जबकि कॉमिक बुक में ऐसा कुछ भी कॉन्शु की तरफ से उसे प्रोवाइड नहीं किया गया था, बल्कि कॉन्शु ने बस उसे अपना नॉलेज और पावर्स दी थी, जिनका यूज कर उसने मार्वल की कॉमिक बुक में खुद के कॉस्ट्यूम क्रिएट किए थे। बट यहाँ पर सिचुएशन एमसीयू वालों ने कॉन्शु से जोड़कर एक अच्छा ही प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें कभी कभी मार्क का काम बिगाड़ने के लिए स्टीव बीच में आता रहता है और डर कर वापस चला भी जाता है। और इसके अलावा नोटिस करने वाली बात यह भी है कि एंटोनियो को वहाँ पर स्टीव ने नाइफ तो स्टैब किया है, लेकिन उसकी परमानेंट डेथ यहाँ पर दिखाई नहीं गई, यानी कि इस कैरेक्टर का आगे भी यूज हो सकता है कि एमसीयू वाले बहुत ही अच्छी तरीके से करे, वरना ब्लैक पैंथर की तरह इस कैरेक्टर को भी रस पर डालना है तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर को छोड़कर किसी और ही कैरेक्टर को आगे की कहानी में इन्वॉल्व कर लिया जाए, या फिर आगे के एपिसोड में इस कैरेक्टर को थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। और फिर आ जाए अगली सिचुएशन पर, तो हमें अगली सिचुएशन में लैला मार्क से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है उसके पिता के साथ क्या हुआ था उसी बारे में, जिससे मार्क काफी आसानी से यही बोलकर निकल जाता है कि आर्थर बातों को घुमाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। बट लैला को अब भी यहाँ पर उसकी बातों पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर रुककर उस टूटे हुए मैप को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो दोनों ही पूरी तरीके से फेल होते हैं। जिसके बाद लैला उसे स्टीव को लाने का एडवाइस देती है, जिसकी बातों को सुनकर उसे थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो ये मान लेता है कि ये चीज मार्क के बस की नहीं बल्कि स्टीव की है। और फिर क्या, वो स्टीव को बुलाकर सिचुएशन स्टीव के हाथों में दे देता है, जिसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए इस मैप को भी जोड़ने में कामयाब होता है। और फिर से एक बार लायला उससे इम्प्रेस होती हुई ही नजर आती है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस 2000 साल के पुराने मैप को देखकर है, जिसकी स्टार्स की लोकेशन अब डेफिनेटली प्रेजेंट की टाइमलाइन में तो चेंज हो गई होगी। लेकिन कॉन्शु यहाँ पर उनकी मदद करते हुए यही बताता है कि जबकि वो मून गॉड है और उसे पता है कि वो दिन किस तरीके का दिखता था और स्टार्स की लोकेशन भी, इनफैक्ट उसे हर एक दिन याद है जिन्हें वो कभी भी नहीं भूला है। आफ्टर ऑल कॉन्शु है तो एक गॉड ही, लेकिन ऐसा करने पर उसे काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि उसे मार्क पर पूरा भरोसा है। और वो स्टीव को यही कहता है कि ये सब कुछ करने के बाद जो कुछ भी उसके साथ होगा तो उससे जल्द से जल्द निकालने का काम मार्क का ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब कॉन्शु कैद होगा एक स्टैचू में तो मार्क की पावर्स भी चली जाएगी। और फिर कॉन्शु पूरे एमसीयू के यूनिवर्स में वो करता है जिस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है, क्योंकि सीन ही इतना खूबसूरत बनाया गया था, जिसमें कॉन्शु मार्क की मदद से पूरे ही यूनिवर्स की टाइम को 2000 साल पीछे ले जाता है, या फिर कहूँ फिलहाल तो खाली स्टार्स को ही, जिसमें लायला एग्जैक्ट उस टाइम की लोकेशन को ढूंढने में कामयाब होती है। और इन सब के बीच मार्क बेहोश हो चुका है और कॉन्शु को सारे गॉड्स ने मिलकर पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे बाद में मीटिंग करने के लिए वहाँ पर यानी कि गीजा पिरामिड के अंदर आर्थर से मिलने के लिए आता है और यही बताता है कि जो उसने उसके साथ रहकर नहीं किया वो अब एथमेस के रास्ते पर चलकर कर रहा है, जिसका अब जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार डेफिनेटली कॉन्शु ही रहेगा। और फिर इसके बाद ये 3rd एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।